हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि ये हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें आज मैं लेसन नंबर 9 पे बात करूँगी। तो लेसन नंबर जो 8 है, मैंने उसको कवर नहीं किया। उसका रीज़न है वो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको लास्ट में मैं कवर कर लूँगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर्स पे मैंने पहले फोकस किया है। तो गुप्ता एम्पायर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और गुप्ता एम्पायर तो थोड़ा आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी रहा है। तो हम चलिए उस पर बात करते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे देखिए। तो इस टॉपिक में है, एक मिनट, सॉरी, द सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ गुप्ता। यानी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्ता के सोर्सेज क्या क्या थे, कैसे पता चलता है उनके अबाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स पे बात करेंगे। उसके बाद हम अचीवमेंट्स ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड है, कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द फाहियान विजिट, यानी फाहियान जो कि एक चाइनीज़ इस ट्रेवलर्स था जो इंडिया आया था, और चंद्रगुप्त सेकंड के अबाउट वो बहुत सारी नॉलेज बताता है, यानी बातें बताता है उसके अबाउट, एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट बताता है, उससे बात करेंगे। थर्ड है, नेक्स्ट टॉपिक है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी पे हम बात करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बता दें कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या कवर कर लिया है। तो जैसे कि इंडिया जियोग्राफिकल फीचर्स को कवर किया है। सेकेंड है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर को कवर कर लिया है। फिर वैदिक कल्चर को किया है कवर। उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर किया है। रिमेनिंग राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर्स को कवर किया है। उसके बाद मॉडर्न एम्पायर को कवर किया है। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को भी कवर कर लिया है, लेकिन इस संगम एज जो कि रिमेनिंग है, इसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। और ये गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड है। इसी के साथ मैं बता दूं कि इसी तरीके से मैं इस जो है सीरीज़ में इसी तरीके से जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स वाइज मैं लेकर आऊँगी और ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उन सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट है सोर्सेज, यानी कि हमें सोर्सेज से क्या कैसे पता चलता है कि कौन कौन सोर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है। तो सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्स है, एपिग्राफिकल और न्यूमिस्मेटिक सोर्स है। लिटरेरी यानी जो बुक्स यानी पुस्तक लिखी गई हैं उस पर, और एपिग्राफिकल यानी जो शिलालेख टाइप्स होते हैं, जैसे पिलर्स हैं उन सब पे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, उनसे बात करेंगे। और नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, यानी जो सिक्के हैं उन पे जो लिखा गया उन सबसे सोर्सेज से हमें पता चलता है अबाउट टू गुप्ता। आगे हम बात करें थोड़ा सा लिटरेरी सोर्स में बात करें, जैसे कि मुद्राक्षकम है जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, उनसे पता चलता है। देवी चंद्रगुप्तम, यानी दोनों पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षकम, ये दोनों पुस्तक हैं जो कि यानी बुक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। इनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के अबाउट, उनके राइज के अबाउट पता चलता है। नेक्स्ट है ट्रेवलर, जो चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, उसने एक बुक लिखी थी रेहला, उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा सा चंद्रगुप्त सेकंड की। तो चंद्रगुप्त सेकंड के अबाउट, यानी कि जो ट्रेवलर आया था चाइनीज, इसने बताया था चंद्रगुप्त सेकंड के अबाउट। और हम नेक्स्ट में बात करें तो लिटरेरी सोर्स में इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि आगे मैंने फिगर में लगाया है, और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। यानी मेहरौली तो चंद्रगुप्त सेकंड का ही माना जाता है, कहीं कहीं फर्स्ट है कहीं सेकंड है, थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट है। बट अगर कन्फर्मली कहा जाए तो चंद्रगुप्त सेकंड का बहुत बताता है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया था, बट चंद्रगुप्त सेकंड तो प्रॉपर दिल्ली तक कवर किया था, तो इसलिए उसका माना जाता है। ये प्रॉपरली अभी कन्फ्यूज है, बट चंद्रगुप्त के अबाउट बताता है। और जो कि फर्स्ट रिसोर्स जो कि यानी महरौली का पिलर है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के और बताता है। मैंने आपको बताया कि कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट है, भी क्लियर नहीं हो पाया है। आगे हम बात करें तो समुद्रगुप्त के अबाउट इलाहाबाद पिलर से पता चलता है इंस्क्रिप्शन। यानी अगर इलाहाबाद पिलर देखा जाए इंस्क्रिप्शन, जो कि ये है और मैंने फिगर में भी लगा दिया है, एक मिनट, ये इसमें अशोक ने इसको बनवाया था और इस पिलर को लगवाया था यहाँ पर, अपने इंस्क्रिप्शन उसने लिखवाए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपने अबाउट लिखवाया। उसके बाद जो क्या कहते हैं जहांगीर है, उन्होंने भी अपना इंस्क्रिप्शन इसी में लिखवाया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं वहाँ पर इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन है। ये इस तरीके से, यानी इतना बड़ा सा है, और ये प्रॉपर इसमें जो इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के अबाउट लिखा है ये पूरा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हम थोड़ा सा मेहरौली के पिलर की बात कर लें तो एक मिनट, ये है मेहरौली का पिलर, जाने कि यहाँ पर कुतुब मीनार भी है।
और सारा वहाँ पूरा एक ये यूनेस्को का हेरिटेज लिस्ट में भी आता है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरीके से बना हुआ है, आप जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, अच्छा है। और जैसा कि देखते हैं कि बहुत पुराना लोहा मतलब आयरन का बना हुआ है, इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगी, ऐसे ही है ये। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा कॉइन्स पे बात कर लें तो कॉइन्स बाई गुप्ता किंग्स कंटेन लीजेंड फिगर्स, यानी कई फिगर्स के उसमें जो है कॉइन्स इशू किए गए थे गुप्ता डायनेस्टी में, जो कि इंटरेस्टिंग डिटेल प्रोवाइड करते हैं और टाइटल्स के अबाउट भी बताते हैं जो गुप्ता मोनार्क के अबाउट। जैसा कि थोड़ा सा इस पर बात करें कॉइन्स पे, तो ये है जैसे कि समुद्रगुप्त का है, ये इसमें समुद्र अपने आप को एक कविराज के रूप में दिखाता है कि वो ये अपने हाथ में बीड़ा लेकर के ऐसे बजाता हुआ बैठा हुआ है, जिससे उसको कविराज की उपाधि दी गई थी, टाइटल। और हम अदर इसके कॉइन्स की बात करें तो इस तरीके के जो गोल्ड कॉइन्स थे ये इशू किए गए थे, आप देख सकते हैं। और गुप्ता की जो डायनेस्टी यानी कि उसका एम्पायर देख सकते हैं कितना बड़ा था, कहाँ तक इन्हांस्ड था, यहाँ तक देख सकते हैं। यानी कि इधर जो है गुजरात, ये सिंधु रिवर तक, और उसके बाद जो पंजाब क्या कहते हैं पाकिस्तान का पंजाब वो रीजन पूरा कवर करता है, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश तक कवर करता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर टच करते हुए, जम्मू कश्मीर भी मैक्सिमम पार्ट कुछ है इसमें। आगे यहाँ से आकर के उत्तराखंड रिमेनिंग के यूपी और बिहार तक फैला हुआ है, ये पश्चिम बंगाल को ले कवर करते हुए ये जो है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश को भी कवर करता है। तो इतना रीजन इसका फैला हुआ था प्रॉपर। उसके बाद धीरे धीरे इसने अनेक्ट कर लिया था समुद्रगुप्त ने। तो इस तरीके से ये एरियाज उसके थे। आगे हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। इसमें कुरजारा इंद्रप्रस्थ यानी कि जो कि दिल्ली को कहा जाता था, ये रिवर गंगा यहाँ से फ्लो होती थी। काशी जो कि करंट टाइम का वाराणसी अब काशी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं इसके साथ साथ। उसके पाटलिपुत्र भी ये इसकी राजधानी थी। और इस तरीके से मालवा ये सारी रीजन्स थे। अब थोड़ा सा आके चंद्रगुप्त के बाद बात करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि यानी वो डायनेस्टी में एक तरीके से थर्ड रूलर था, बट उसको फाउंडर ही कहा जाता है क्योंकि इसका फाउंडेशन, इस जो डायनेस्टी का फाउंडेशन श्रीगुप्त ने किया था। और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच आया था, बट ये लोग बहुत ज़्यादा इतना सफिशिएंट नहीं थे, इन लोगों ने फाउंडेशन तो किया बट इतना इन्हांस नहीं कर पाए थे। तो इन लोगों ने अपने आप को महाराजा कहा, बट जब चंद्रगुप्त आए फर्स्ट तो उन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज कहा, यानी कि टाइटल ये लोग लेते थे अपने वर्क के अकॉर्डिंग। इनका मतलब होता महाराजा धीराज का मतलब ग्रेट किंग ऑफ किंग, यानी राजाओं का महान राजा, इस तरीके से अपने आप को टाइटल देते थे। और उसके आगे हम बात करें तो इन्होंने एक्सटेंस किया था अपने कॉन्क्वेस्ट, ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, उसके साथ अपने राज्य को बढ़ाया। आगे बात करें तो इन्होंने इनकी पोजीशन बाय द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द लिच्छवी, यानी इन्होंने अपने पोजीशन को बढ़ाया इस तरीके से। ये क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने मतलब अपना फाउंडेशन किया, उसके बाद एम्पायर बहुत बड़ा नहीं था तो इनको इन्हांस करना था, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अपनाया। यानी जैसे कि होता नहीं कि हम किसी उसमें, इन्होंने क्या किया कि शादी के थ्रू यानी कि दोस्ती किया, मित्रता की, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाए, उसके साथ शादी की। जैसे शादी में करंट टाइम में भी देखते हैं डॉरी सिस्टम है, तो उसी तरीके से उस टाइम में भी डॉरी प्रोलेंट था। तो इन्होंने लिच्छवी से शादी की, तो जिसकी वजह से एक और मैट्रिमोनियल से 2-3 फायदे होते। पहले तो डॉवरी में या गिफ्ट्स में कुछ दिया जाता है, कुछ एरियाज दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ये सिक्योर हो जाता है कि वो राजा इनका नेबर है जो भी है वो इनके ऊपर अटैक नहीं करता, हो सकता है इनसे ज़्यादा पावरफुल हो, कभी वो अटैक नहीं करता है, तो एक तरीके से उनका रिलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने उन सबसे बचने के लिए मैट्रिमोनियल फॉलो किया अलायंस, यानी लिच्छवी से शादी कर ली। लिच्छवी की पुत्री जो है यानी कि कुमारा देवी प्रिंसेस ऑफ फैमिली यानी प्रिंस थी, मतलब राजकुमारी थी। नेक्स्ट हम बात करें तो पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द गुप्ता फैमिली, जिससे इनका मतलब जो गुप्ता फैमिली थी उसका प्रेस्टीजियस यानी किस रेपुटेशन और इन्हांस हुआ। आगे हम बात करें तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट, यानी मेहरौली में जो पिलर लगा है उसे क्या कहते हैं वो बताता है इसके अबाउट। और मेहरौली का पिलर है कुतुब मीनार, अप्रॉक्सीमेटली शायद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे टोपरा समथिंग ऐसे आगरा के पास या मेरठ के पास से इसे ले जाकर के वहाँ इस्टेब्लिश करवाया था। ये जो प्रॉपर ये पिलर है मेहरौली में नहीं था, जो कि कहा जाता है यहाँ पर था। तो इसके अबाउट कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, आप जान सकते हैं हिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कुछ चीज़ों पे, बट इस पर हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते हुए मेहरौली करंट टाइम पे बात करेंगे। यानी कि उसमें मतलब एक्सटेंसिव जो भी मेंशन है इसके मेहरौली पिलर में इसके कॉन्क्वेस्ट के अबाउट। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो फाउंडर ऑफ द गुप्ता पीरियड
कंसीडर्ड, यानी इसको फाउंडर कहा जाता है गुप्ता पीरियड का, गुप्ता इरा का, जो कि 320 है इसमें। और आगे हम थोड़ा बात करें इसका टाइम पीरियड, थोड़ा सा देख लेते हैं। 320 से 330 था तक था, जो कि इसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था अपने एम्पायर को बिल्ड करने में, इसलिए इसे गुप्ता इरा इसकी स्टार्टिंग कहा जाता है। आगे हम थोड़ा सा समुद्रगुप्त के ऊपर बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त इसी का पुत्र था, जो कि बहुत ज़्यादा करेज मतलब ब्रेव था। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्ता डायनेस्टी का अगर देखा जाए सबसे महान रूलर था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट हिज राइन, यानी उसके राज्य के शासन के अबाउट उसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि उसके हरिसेन ने लिखा था। इसका मतलब एक स्कॉलर था। और आगे हम बात करें तो इसने 3 टाइप्स की, इसने 3 स्टेज में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था, यानी युद्ध किया था। थोड़ा युद्ध पे बात करते हैं, जिससे की वजह से इसका एम्पायर जो इन्हांस्ड हुआ था। तो फर्स्ट था अगेंस्ट सम रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, यानी इसने पहला जो फर्स्ट युद्ध किया था नॉर्थ इंडिया के अबाउट किया था, क्योंकि इसका पहले सिमटा हुआ बिल्कुल छोटा सा एम्पायर था नॉर्थ इंडिया। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा मैप में देखा जाए तो ये एरिया पूरा इसने जो है यूपी के ऊपर वाला रीजन वाला कवर किया, राजस्थान का समथिंग पार्ट, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट इसने कवर किया। सेकेंड कॉन्क्वेस्ट में, जिसको दक्षिणापथ कहा जाता है, सदर्न इंडिया कहा जाता है, उसमें इन्होंने कुछ फेमस रूलर के ऊपर अटैक किया, उसकी वजह से कुछ इन्हांस किया। और नेक्स्ट है इसने सेकेंड कैंपेन अगेंस्ट द अदर रूलर्स नॉर्थ इंडिया, और सेकेंड फिर से यानी थर्ड स्टेज में फिर आकर के इसने नॉर्थ इंडिया में फिर से कैंपेन किया, यानी युद्ध किया और अपने राज्य को इन्हांस किया। इस तरीके से 3 फेजेस में इसने युद्ध किया। और थोड़ा सा इसके कैंपेन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड अच्युता नागसेन, यानी फर्स्ट इसने अच्युत और नागसेन को डिफीट किया था। अगर अच्युत की बात करें तो नाग रूलर था वो भी, यानी जो है नागा रूलर था। आगे हम बात करें नागसेन तो बिलोंग टू द कोटा फैमिली से, जो कि अगर अपर गंगेटिक प्लेन में बिलोंग करता था, मतलब वो से बिलोंग करता था। देखा जाए तो ये वाला रीजन अपर गंगेटिक प्लेन का ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन समथिंग कह सकते हैं साउथ का, ये सॉरी जो चाइना बॉर्डर या नेपाल का रीजन कह सकते हैं यहाँ से। आगे हम बात करें तो दे आर डिफीटेड देयर स्टेज वेर अनेक्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट कैंपेन समुद्रगुप्ता हैज गेन्ड कंप्लीट मास्टरी, यानी कि उसने छोटे छोटे युद्ध किए लेकिन कंप्लीट वहाँ पर अपने मालिकाना हक जताया, यानी जिसको कह सकते हैं, यानी कि उसको अनेक्स कर लिया। और उसके बाद वहाँ अपर गंगेटिक वैली में, तो इसकी वजह से इसका एक साम्राज्य विस्तार हुआ, इन्हांस्ड हो गया। आगे इसके मार्च में बात करें तो जो साउथ में उसने युद्ध किया था, जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन सॉरी इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो उस पर बात करें तो उसमें ने 12 रूलर्स के अगेंस्ट युद्ध किया था साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे जो है राजा रहते थे। और उसके बाद हम थोड़ा सा बात करें तो देयर जिसमें मतलब बहुत छोटे छोटे राज्य थे, तो उसमें जो राजा थे उनमें से हम बात करें थोड़ा सा महेंद्र आप कोसला, यानी कौशल के महेंद्र मतलब राजा ही थे। उसके बाद व्याघ्र राजा आप महाकंथारा एंड मंतर राजा आप कौराला, महेंद्र गिरी आप पिस्तापुरा, स्वामी दत्त आप कटूरा, दमन आप ईरान दप्पला समथिंग प्रोनाउंसिएशन इज राइट, विष्णु गुप्ता आप कांची, नील राजा ऑफ द अवामुक्ता एंड हस्तिवर्मन ऑफ द वैंगी, उग्रसेन ऑफ पलक्का, कुबेरा ऑफ देवारस्त्रा एंड धनंजय ऑफ द कुस्तालपुरा। इस तरीके से सदर्न इंडिया में उन्होंने 12 राजाओं के ऊपर कैंपेन किया। और उसके आगे हम थोड़ा सा बात करें तो समुद्रगुप्तन की जो साउथ इंडिया पॉलिसी डिफरेंट थी थोड़ा नॉर्थ इंडिया से। उसका रीज़न क्या था कि इसने उसके राज्य को ना ही डिस्ट्रॉय किया ना ही उसे अनेक्स किया, बल्कि उसने एक तरीके से उसे सोजनरिटी ऑफ अपनी मतलब उनको की सोजनरिटी मतलब होता है कि तुम मेरे अंडर राज्य करोगे, मेरे अंडर आते हो छोटे छोटे राजाओं को नहीं अपने कब्जे में कर लिया कि ये लोग उनके अंडर राज्य करेंगे। मतलब ये हो गया कि सारे राज्य मतलब मिल करके छोटे छोटे राजा इकट्ठा होकर मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक तरीके से मुझे अपना जो है मास्टर समझेंगे। तो इस तरीके से उसने अपने सोजनरिटी ऑफ जो है स्थापित कर दी साउथ इंडिया में। इसने ना कि कोई एनेक्शन करने की जगह, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका राज्य यहाँ तक फैलने की जगह नहीं फैला बल्कि यहीं तक सिमटा था।
अब थर्ड स्टेज पे बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की। तो उसने नॉर्थ इंडिया में जो फिर से वो राइवल किया। ही फॉट अगेंस्ट 9 रूलर्स, यानी अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में इसने 12 रूलर के अगेंस्ट कैंपेन किया था। इसमें 9 रूलर के अगेंस्ट, जिसमें रुद्रदेव थे, मतीला, उसके बाद नागदत्ता, चंद्रवर्मन, गणापथिंगा, नागसेना, अच्युता, नंदिन, बालावर्मन, इस तरीके से 9 जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट कैंपेन किया। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स आर मेंबर ऑफ द नागा फैमिली, यानी बहुत सारे नागा फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी हुआ क्या कि जैसे नॉर्थ इंडिया में इसने कुछ कैंपेन किया, कुछ एरिया को अगेंस्ट मतलब अनेक्स करके उसका छोड़ दिया, तो उसमें होता ना रिवेंज। तो इस तरीके से रिवेंज का जो बदला मतलब बदले की भावना थी, उसको फिर से मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने फिर से किया। तो वही नागा फैमिली में ही मैक्सिमम इसने युद्ध किया। आगे हम बात करें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो, तब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। आफ्टर दिस मिलिट्री विक्ट्रीज समुद्रगुप्ता परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, यानी कि अगर देखा जाए तो इसने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का पूरी तरीके से जीत लिया। तो जीतने के बाद इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी कि ऐसा होता है ये यज्ञ कि इसमें अगर हम जैसे युद्ध करते हैं, मीन्स हम नहीं राजा, युद्ध करते हैं, वो जो एरिया जीत लेते हैं, कुछ एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद चैलेंज करते हैं किसी भी राजा को, यानी कि अगर उसमें ताकत है तो वो युद्ध करे। अगर वो युद्ध हम जीत जाते हैं तो फिर वो अपने आप को मुझसे समर्पित कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा, और वो अपने से मिला लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम एक विजेता घोषित होंगे। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता है, जिसको हम हॉर्स सेक्रीफाइसेस कहते हैं। जो कि आपने अगर रामायण देखी होगी तो रामायण में राम जी जब वन से वापस आए थे तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, उसके बाद लवकुश ने इस घोड़े को पकड़ करके युद्ध किया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा अगर आप इनसे पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आपको दिख ही जाएगा। तो आगे हम बात करें तो उन्होंने एक गोल्ड कॉइन्स भी इशू किया और सिल्वर कॉइन्स भी इशू किया, यानी कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान, जिसमें रिस्टोर किया अश्वमेध यज्ञ, यानी जिसमें ये देख सकते हैं गोल्ड कॉइन्स है, ये सिल्वर कॉइन्स है, यानी इस तरीके से इसने जो कॉइन्स इशू किया था। आगे हम थोड़ा सा बात करें, इट इज बिकॉज ऑफ द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता हेल्ड इंडियन नेपोलियन, जिसकी वजह से इसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से इसने पूरा इंडिया जीत लिया था। यानी कि वो वहाँ पर शासन करना ना करना वो अलग बात है, बट इसने एक तरीके से पूरा इंडिया जीता था, यानी पूरा इंडिया में युद्ध किया था और सबको हरा दिया था। तो इसने इसको एक तरीके से नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो नेपोलियन का टाइम पीरियड इससे बाद में था, जो कि 1789 में इमर्ज हुआ था नेपोलियन का रोल। बट ये 300 समथिंग, ये तो सेकेंड सेंचुरी में ही इमर्ज हुआ था। बट वो यूरोपियन ने लिखा है हिस्ट्री, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बल्कि अब अकॉर्डिंग टू मी या कोई इंडियन के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि जो है इसको क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जा सकता है, मतलब नेपोलियन को कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, बट अकॉर्डिंग हिज परसेप्शन। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सटेंट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्पायर। समुद्रगुप्त का जो एम्पायर कैसे बढ़ा उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त रूलर extend over the upper Gangetic region, greater part of the modern UP, portion of central India and south western part of बंगाल, यानी कि इसका जो शासन आप देख सकते हैं करंट का फैला हुआ। इसने यूपी, मॉडर्न यूपी, ये पूरा बंगाल तक इसने थोड़ा सा अपना एम्पायर को बढ़ा लिया था युद्ध के बाद। और आगे थोड़ा सा बात करें तो दिस टेरिटरी वर द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हिम, यानी इसको डायरेक्ट इसने कंट्रोल कर लिया, जो कि आपको मैंने मैप में दिखाया ही। इन साउथ देयर वेयर ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, यानी जो साउथ में उसके स्टेट थे वो सहायक स्टेट हो गए थे, यानी कि उसमें सुजनिटी ऑफ नॉ स्थापित किया था, यानी कि युद्ध मतलब उसको अनेक्स नहीं किया था, अपने राज्य में मिलाने की जगह उनको फ्री छोड़ दिया था और एक तरीके से उनको अपने अंडर कर लिया था। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो शक एंड कुषाण प्रिंसिपलिटीज ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट विद इन स्पेयर ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, यानी अगर ये देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंस था उससे थोड़ा सा शक और कुषाण से भी। आगे थोड़ा सा बात करें तो किंगडम्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द दक्कन फार एज द पल्लव किंगडम एक्नॉलेज हिज सुजनिटी, यानी कि इसने अपने पल्लव डायनेस्टी में भी अपने सुजनिटी स्थापित की थी, जो कि साउथ में था।
थोड़ा सा एस्टिमेट ऑफ द समुद्रगुप्त के और थोड़ा बात कर ले तो मिलिट्री अचीवमेंट रिमांडम रिमार्केबल इन एनल्स ऑफ द हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री है उसमें एक तरीके से उल्लेखनीय बात करता है, यानी कि बहुत इसने मतलब बहुत अच्छा युद्ध किया था और अपने एम्पायर को बिल्ड किया था, तो एक तरीके से एक उसमें हीरो कह सकते हैं इंडिया, यानी कि एंशंट हिस्ट्री में इसको हीरो कहा जा सकता है। आगे हम बात करें तो इक्वली ग्रेट इन हिज अदर पर्सनल अकम्पलिश, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन स्पीक्स हिज मैग्निमिटी ऑफ हिज फोर्स, हिज पॉलिश्ड इंटेलेक्ट एंड पोएटिक स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इसके मल्टी टैलेंटेड उसकी बात करता है, यानी कि एक तरीके से इसको मल्टी टैलेंटेड दर्शाया गया है, क्योंकि ये इसको यानी आपने सिक्के में भी देखा ये एक तरीके से कविराज की फोटो बनी हुई है, यानी कि तो जिसकी वजह से इसको पोइटिक भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, एक कविता भी लिखता था। उसके साथ साथ इसने आर्ट एंड कल्चर का भी थोड़ा सा वो प्रमोट किया था और टॉलरेट भी था, तो इस तरीके से इसको बहुत मैंने म्यूजिक में भी इसको थोड़ा सा शौक था, तो इस तरीके से मल्टी टैलेंटेड भी था। आगे हम बात करें तो इसको जो कि लिखा भी गया है कि उसमें क्या कहते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में, यानी इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है प्रॉपर। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो कवि राजा बिकॉज हिज एबिलिटी कंपोजिंग वर्साज, यानी कि ये बीड़ा भी बजाता था और वहीं पर अपना कविताएं भी लिखता था, और इमेज डिपेक्टिंग द वीना इज द फाउंड एंड द कॉइन्स इशूड बाय हिम, यानी उसने ये इस तरीके से सिक्के भी लॉन्च किए थे जैसे कि आपको दिखाया मैंने ये बीना बजाते हुए। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो इट इज़ प्रूफ ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट म्यूजिक, यानी जो कि प्रूफ करता है कि इसको म्यूजिक में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। उसने बहुत सारे पोइट्स एंड स्कॉलर्स को भी पैट्रनाइज किया, जैसे कि हरिसेना जिसको मैंने बताया कि उसने पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था इलाहाबाद का, और इसने संस्कृत लिटरेचर को भी थोड़ा सा प्रमोट किया था और लर्निंग को भी, और उसके करेक्टर्स यानी कि उसकी डायनेस्टी में संस्कृत को वैसे भी प्रमोट किया गया था लेकिन उसके टाइम में स्पेशल। और थोड़ा सा देखें तो इसने वैष्णविज्म को फॉलो किया था और थोड़ा ये टॉलरेंट भी था, यानी कि टॉलरेंट का मतलब मैंने बताया कि कोई भी धर्म उसके टाइम में आए तो उसको उसने एक्सेप्ट किया कि आपका धर्म अलग है मेरा धर्म अलग है, बट हम आपको अपोज नहीं करेंगे, यानी कि हम राजा हैं तो आपके ऊपर इम्पोज नहीं करते कि आप ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो करें या प्रॉपर आप हिंदुइज्म को फॉलो करें, आपका अपना जो रिलीजन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो टॉलरेंट भी दिखाया गया है। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो बुद्धिज्म एंड वाज द पैटर्न ऑफ द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु, जो कि दिखाता है प्रूफ है कि इसमें वासुबंधु जो कि बुद्धिस्ट पोइट था यानी स्कॉलर था, तो इसने उसको भी पैटर्न किया था यानी वासुबंधु को, यानी कि जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर था, तो इसके टॉलरेंसी को दिखाता है कितना टॉलरेट था ये। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड पे, यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उससे महान उसका पुत्र था समुद्रगुप्त, और उसके बाद उसका भी पुत्र महान था यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड, इसने भी अपने राज्य को एक्सपांड किया। सक्सेसर बाय द सन चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि इसने समुद्रगुप्त का सक्सेसर ये था जिसको चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य कहा जाता है, यानी कि आपने इसके इनके कहानी पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा जजमेंटल यानी बहुत एक परफेक्ट न्याय देते थे विक्रमादित्य, तो उनके अबाउट ही वही चंद्रगुप्त सेकंड है। आगे हम बात करें तो सम स्कॉलर्स इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द समुद्रगुप्त आर द रामगुप्त, यानी कुछ स्कॉलर ने यह भी कहा कि इनका पुत्र एक रामगुप्त था जिसको मार करके चंद्रगुप्त जो है राजा बना था सेकंड, यानी कि वो, लेकिन ये हिस्टोरिकल कहीं कहीं प्रूफ है, बहुत छोटे भाषा में लिखा गया, मतलब बहुत छोटा लिखा गया है, तो इस पर कभी फोकस नहीं किया गया। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हो चंद्रगुप्त सेकंड इनहेरिटेड द मिलिट्री जीनस ऑफ हिज फादर एंड एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर बाय हिज आउन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अपने फादर के रूल को फॉलो किया मिलिट्री में, और उसी तरीके से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके अपने जो है साम्राज्य को थोड़ा सा बढ़ाया आगे, यानी एक्सपांड किया। और थोड़ा सा उसके अचीवमेंट्स की बात कर लें तो जजिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डिप्लोमेसी एंड वारफेयर, यानी युद्ध में भी इसने जजिशियल यानी एक प्रॉपर युद्ध नीति फॉलो करी। उसके साथ देखा जाए तो इसने मैट्रिमोनियल अलायंस भी इसने भी किया, जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के वक्त कहा जाता है, जिसने इसने मैरिट किया कुबेर नाग से,
जो कि नागा प्रिंसेस थी, जो कि सदर्न, आपको बताया नॉर्दर्न इंडिया में नेपाल वाले रीजन से, जो कि समुद्रगुप्त ने युद्ध किया था जिनसे। उसके आगे बात करें तो उसने अपनी बेटी प्रभावती की शादी की थी वाकटक प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से। और उसके बाद पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द मैरिज लाइज इन द फैक्ट वाकटक ऑक्यूपाइड द जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन दक्कन। तो जो कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिमोनियल अलायंस से के प्रॉफिट्स क्या क्या हैं। पहला तो कुछ एरिया उसको गिफ्ट में मिल जाता है अगर सपोज दैट उसने किसी प्रिंसेस से किंग ने शादी की है तो। सेकंड, मतलब वो राजा जो होते हैं पावरफुल भी होते हैं, तो अपने एक तरीके से अपने रिलेशन तो कोई अटैक करने जाएगा नहीं, तो वो अटैक से भी बचे रहते हैं। तो इस तरीके से इसने भी वही पॉलिसी फॉलो की और वाकटक से अपनी पुत्री की शादी कर दी, और जो कि दक्कन में राजा था। और कुबेर नाग से इसने स्वयं शादी की, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में राजा था। आगे हम बात करें तो दिस अलायंस सर्व द यूजफुल पर्पस व्हेन चंद्रगुप्त सेकंड अंडरटुक दिस कैंपेन वेस्टर्न इंडिया अगेंस्ट द सकाज। ये सारे राजाओं ने इसको वेस्टर्न इंडिया से जब शक का अटैक होने लगा था तो उन लोगों ने हेल्प की थी। यानी कि होता नहीं कि जैसे बहुत दूर तक रिश्तेदारी होती नहीं कि हम लोग कहीं, जैसे सपोज दैट मेरा कोई रिलेशन में कोई डीएम है वगैरह वगैरह, कुछ भी कोई ऑफिसर है, तो हम वहाँ या फिर कोई नेता ही तो हम कहीं फंसते हैं तो वहाँ पर कहते नहीं कि ये नेता, इनसे बात कर लो, ये छुड़ा देंगे ऐसा ऐसा, तो हम जैसे क्रिटिकल टाइम में उनको याद करते हैं। तो उसी तरीके से तो इन्होंने भी हेल्प की ली थी उन लोगों से, तो सरकार से जो इनको कंपेन से बचने में हेल्प की थी। आगे हम थोड़ा सा बात करें कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने भी युद्ध किया था वेस्टर्न इंडिया में। तो उसमें मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड वाज वार अगेंस्ट द शक सत्राप एंड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में इसने शक सत्राप से, यानी शक जो आकर के मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, वो वेस्टर्न इंडिया में बस गए थे, तो उन लोगों का यहाँ मतलब अटैक करने लगे थे, तो इन्होंने भी उसमें जाकर के मतलब उनसे बचने के लिए युद्ध किया। तो रुद्रसिम्हा थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शक सत्राप, यानी इसने रुद्रसिम्हा था, रुद्रसिम्हा, तो उसको इन्होंने मार करके उसके राज्य पे कब्जा किया। तो इसकी वजह से इनको शक सत्राप, यानी कि इसने सकारी कहा जाता है, इन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था सकारी, डिस्ट्रॉयर ऑफ द सकाज, यानी कि जो लास्ट रूलर था थर्ड रुद्रसिम्हा, उसको मार करके इन्होंने पूरी तरीके से उसको अनेक्स कर लिया उस एरिया को, तो जिसकी वजह से इन्होंने सकारी टाइटल लिया, जिसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द सकाज, यानी सकाज को डिस्टर्ब यानी ख़त्म करने वाले डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। और इन्होंने अपने आप को वहीं पर विक्रमादित्य भी कहा। तो इस तरीके से इन्होंने युद्ध किया। और थोड़ा सा और बात करें तो वेस्टर्न मालवा और काठियावाड़ पेनिनसुला पे अनेक्स कर लिया, जो कि शक के अंडर में था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एरिया को मतलब इन्हांस किया, और इसने बहुत सारे टाइटल अज्यूम किए, जो कि मैंने आपको बताया ही। उसके साथ साथ इसने हार्ट सेक्रीफाइसेज यानी असमय यज्ञ भी किया। अब थोड़ा सा हम इनके जो है रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया तो उसके रिजल्ट क्या क्या है। वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द एम्पायर रीच द अरेबियन सी गेनिंग एक्सेस ऑफ द बरोज, सुपारा, कैम्बे एंड अदर सी पोर्ट्स। यानी अगर थोड़ा सा मैप पे चलते हैं तो धीरे धीरे इनका रीजन ये वाला पूरा इन्होंने ऐसे कवर कर लिया। तो यहाँ पोर्ट्स थे, यहाँ तक इनका एक्सेस हो गया, यानी अरेबियन सी तक। आगे हम बात करें तो सुपारा, ब्रोच और उसके साथ साथ कैम्बे, इन सी पोर्ट्स को आप याद कर सकते हैं थोड़ा। आगे हम बात करें तो इनेबल द गुप्ता एम्पायर टू कंट्रोल ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज, यानी गुप्ता एम्पायर ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड भी बढ़ाया था अपना। और उज्जैन बिकम द इम्पॉर्टेंट एंड कमर्शियल सिटी, सोन अल्टरनेटिव कैपिटल, यानी गुप्ता पीरियड का एक अल्टरनेटिव कैपिटल भी बना। हुआ क्या कि उज्जैन एक तरीके से उस टाइम प्रॉस्पेरिटीज में जब इमर्ज हुआ, तो इन्होंने अपने एक अल्टरनेटिव कैपिटल, यानी कि जैसे अपना इंडिया का अल्टरनेटिव कैपिटल एक तरीके से महाराष्ट्र को कहा जाता है, यानी कि और जैसे कि है इंडिया का कई यानी कैपिटल कहा जाता है, जैसे कि जो है मतलब कैपिटल का मतलब होता है प्रॉपर ऐसा प्लेस जहाँ से राजा सर्वाइव मतलब रह सके और वहाँ से प्रॉपर देखभाल ऑब्जर्वेशन कर सके अपने देश का। तो इस तरीके से इन्होंने भी कई कैपिटल बनाया था, यानी कि इसको एक अल्टरनेटिव कैपिटल कहा जाता है गुप्ता के उज्जैन को। और इसके थोड़ा सा ट्रेड पे हम बात कर लेते हैं तो फाइन कॉटन क्लोथ ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का कपड़ा तो वैसे भी अच्छा होता है, जिसे मखमल मलमल कहा जाता है।
जैसे हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स वहाँ के कपड़े को ले जाते थे, जो कि कहा जाता है कि एक गट्ठर पूरा कपड़े का एक जो रिंग होती है उससे प्रॉपर निकाला जा सकता था। तो इस तरीके से इतना सॉफ्ट होता था। तो बंगाल का क्लॉथ तो वहाँ से मतलब ट्रेड होता था। आगे हम बात करें तो इंडिगो फ्रॉम द बिहार। बिहार में नील की खेती, जो कि आपने अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया में। तो तिनकटिया जो सिस्टम था वहीं पर हुआ था, जिसके जहाँ पर चंपारण मोमेंट चंपारण का सत्याग्रह ऐसे टॉपिक है, तो उसमें पढ़ते हैं कि तिनकटिया सिस्टम जो था वहाँ ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया था। इसी मतलब उन लोगों के ऊपर इम्पोज किया था जो वहाँ के फार्मर्स थे। 3/20 पार्ट में जो है इनको नील क्या कहते हैं प्रोड्यूस करना था। तो वहीं से वहाँ इंडिगो आता था, बहुत यानी कि बहुत एक बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो हम उस पर बात करते हैं। आगे इन्होंने लिया था सिल्क फ्रॉम द बनारस, यानी बनारस से सिल्क मंगवा लेते थे, यानी जो कि करंट टाइम में बनारस की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे आप जानते हैं, वहाँ सिल्क लेते थे। आगे बात करें सेंट ऑफ द हिमालयाज एंड द सैंडल ऑफ द सैंडल एंड स्पीसीज फ्रॉम द साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस पोर्ट्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी ये सारे ट्रेड जो होते थे एरिया वाइज, जो कि करंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। तो जिसमें देखिए यानी सैंडल और स्पाइसेस, यानी जो जैसे कर्नाटका में आप सैंडल जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का, और स्पाइसेस जैसे केरला का। तो ये सारे साउथ इंडिया से मतलब ट्रेड होते थे, और उसके साथ सेंट जो होता था ये हिमालय से ट्रेड होता था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। आगे थोड़ा सा बात करें तो वेस्टर्न ट्रेडर्स प्योर्ड रोमन गोल्ड इनटू इंडिया इन रिटर्न फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, यानी कि वेस्टर्न ट्रेडर्स जो थे वो रोमन गोल्ड में, यानी कि सीधे, यानी होता नहीं कि अब जैसे कॉइन्स चलता है तो उस टाइम एक एक्सचेंज रेट था, यानी एक्सचेंज मॉडल था, मॉडल ऑफ एक्सचेंज गोल्ड था, तो उससे लिया जाता था, प्योर होता था जो कि रोमन में। तो इस तरीके से इंडिया को जिस कहा नहीं जाता कि सोने की चिड़िया, उसका रीज़न यही कि इंडिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, तो बाहरी जो गोल्ड होता था वो इंडिया आता था। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो ग्रेट वेल्थ ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज द मैनिफेस्ट इन द वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने बहुत सारे तरीके के गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, जैसे कि आपको मैंने ये दिखाया, ये है, आप देख सकते हैं कितने सारे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स कई टाइप्स के इशू किए थे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अदर इसके कॉन्क्वेस्ट पे और फाइन एंड विजिट। उसके बाद थोड़ा सा रिमाइनिंग थोड़ा सा आपको बता दूं तो एस्टिमेट ऑफ द उसमें चंद्रगुप्त और इनके फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अबाउट है, इन सब उस पर टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जिन भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके लिए इसी तरह कंटिन्यू लाते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए नॉलेजेबल भी होता है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है, और एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, उसके साथ साथ आपको डेली लाइफ से अवेयर भी करेगा। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए, और हम इसी तरीके से चैप्टर वाइज से पढ़ाएँगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।